हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्मी एनर्जी क्या होती है, फर्मी लेवल क्या होता है, और करने वाले हैं फर्मी फंक्शन का निगमन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट कर दूं अपना टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनर्जी लेवल यानी कि फर्मी लेवल। ओके सर, ओके डाल दो सर हेडिंग, छोड़ो मत। तो फर्मी लेवल, ओके सर, ये क्या है मेरे पास बेटे, फर्मी लेवल है। इसको आप बोल सकते हो फर्मी एनर्जी लेवल। ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ है नहीं। कभी सोचो कि यार पहाड़ है, खोदना पड़ेगा, कुछ नहीं है। एक छोटी सी डेफिनेशन होती है इसकी, जिसे आप आराम से कवर कर लोगे। ठीक है, जिसे आप आराम से कवर कर लोगे। तो ये एनर्जी लेवल मेरे पास E1 है, ये एनर्जी लेवल कितना है मेरे पास E2 है। अब बीच में बेचारा ये जो है ना, ये बीच वाला, हर कहीं भैया बीच ही वाला फंसे है। बोला लो भैया हम फंसे। जो ये तुम देख रहे हो ना, ये जो हैगा यही तो है हमारा फर्मी लेवल FE। ओके ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास, फर्मी लेवल हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये एनर्जी लेवल E1 है, ये एनर्जी लेवल E2 है, तो ये फर्मी लेवल का क्या काम है। तो ध्यान देना, जो फर्मी लेवल होता है वो किसी भी एनर्जी, ध्यान देना, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। इस वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। इस वाले एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 100 होती है, यानी कि 100 होती है, यानी कि 100% होती है। और एनर्जी यानी कि फर्मी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो भैया 50% होती है। अब आप यहाँ एक परिभाषा लिख सकते हो, यानी कि फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 50% होती है। या आप बोल सकते हो फर्मी लेवल वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँच सकते हैं। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप बीएससी 5th सेमेस्टर में हो। काम तो अब चलने वाला है, ध्यान देना बेटा इस चीज़ पे। जो मैं डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, मेन डेफिनेशन मेरे पास ये होती है, दिस वन इज लाइन पे ध्यान देना, लाइन पे ध्यान देना। यह है कंडक्शन, ध्यान देना बेटा, यह है कंडक्शन बैंड। पता होना चाहिए आपको, CB बोलते हैं इसको, यह है वैलेंस बैंड। ओके सर, वैलेंस बैंड, अरे पढ़ी है ना आपने बैंड थ्योरी, अरे बैंड सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनों से भरे बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों से रिक्त बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। यहाँ जो मेरे पास ये वाला जो लेवल होता है ना बेटा, यही होता है हमारा कितना, यही होता है मेरे पास, यही होता है मेरे पास फर्मी लेवल। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यही क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। कहने का मतलब यह है कि फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल होता है जिसके नीचे सभी लेवल में, यानी कि जिसके नीचे सभी लेवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं और जिसके ऊपर सभी लेवल वैकेंट होते हैं। यानी कि फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, जिसके नीचे सभी लेवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे होते हैं तथा जिसके ऊपर सभी लेवल खाली होते हैं। और इसी फर्मी लेवल के संगत एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहते हैं। उसकी परिभाषा मैं अलग से लिखवाऊंगा। तो बेटे फर्मी लेवल की परिभाषा समझ में आई, यानी कि फर्मी लेवल जो होता है, लाइन पे ध्यान देना, फर्मी लेवल, ठीक है भैया, वह एनर्जी लेवल है। ठीक है, वह एनर्जी लेवल है। ओके सर, वह एनर्जी लेवल है, ठीक है, जिसके नीचे, ध्यान देना लाइन पे, जिसके नीचे, ओके सर, जिसके नीचे सभी लेवल, जिसके नीचे सभी एनर्जी लेवल बोल दो या खाली लेवल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके नीचे सभी लेवल, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को फर्मियोन कह सकते हो, क्योंकि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में फर्मियोन का यूज़ होता है। मैं बताऊंगा उसके बारे में अभी। तो फर्मियोन, इलेक्ट्रॉन भी एक फर्मियोन होता है। तो नीचे सभी लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, लाइन पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा क्या होते हैं बेटे, भरे होते हैं। ओके, भरे होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स की जगह फर्मियोन का यूज़ कर सकते हो। सभी लेवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा भरे होते हैं, ओके होते हैं, तथा जिसके ऊपर जिसके ऊपर सभी लेवल जो होते हैं,
सभी लेवल भैया वो कैसे होते हैं, वैकेंट होते हैं, यानी कि रिक्त होते हैं, वैकेंट होते हैं। ओके, समझ में आया। यानी कि फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल है जिसके नीचे सभी लेवल इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होते हैं तथा जिसके ऊपर सभी लेवल वैकेंट होते हैं, मतलब खाली होते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा। या फर्मी लेवल वह एनर्जी यानी कि वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 50% होती है। आप ये यार लिख सकते हो, ये सब बहुत सारी परिभाषा आती हैं, घबराओ मत, ठीक है। तो फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल है जिसके नीचे सभी लेवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा भरे होते हैं तथा जिसके ऊपर सभी लेवल जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। ओके ओके, अब यानी कि फर्मी लेवल के संगत, लाइन पे ध्यान देना, फर्मी लेवल यानी कि फर्मी, ओके ओके ओके, फर्मी लेवल के संगत एनर्जी को, संगत किसको बेटे, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल के संगत एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं। ओके, फर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है, फर्मी एनर्जी कहते हैं। और इसे शो कैसे करते हैं हम, इसे शो करते हैं EF से, कैसे बेटे, इसे EF से दर्शाते हैं, इसे EF से दर्शाते हैं। ओके ओके ओके, इसे EF से दर्शाते हैं। आराम से याद कर लोगे, डरने वाली बात नहीं है कि फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल है जिसके नीचे सभी लेवल इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे होते हैं, जिसके ऊपर सभी लेवल जो होते हैं वो खाली होते हैं, ठीक है। फर्मी लेवल के संगत एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, इसे EF से दर्शाते हैं, फर्मी एनर्जी को। अब बात यहाँ ये आती है कि परम शून्य तापमान कितना होता है, जल्दी बताओ मुझे बेटा, ऐसा काम ना चलेगा, पढ़ रहे हो आप, BSc 5th सेमेस्टर में हो, परम शून्य तापमान का याद होना चाहिए, यानी कि बताओ जरा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, पता होना चाहिए ना इतना। ये सबसे कम टेम्परेचर है, कितना भी कोशिश कर लो, 0 केल्विन से आप टेम्परेचर कम कर ही नहीं सकते हो, समझ गए जिसको, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। तो अब ये फर्मी ऊर्जा की परिभाषा मैंने लिखवा दी, नहीं समझ में आई होगी आपको, मुझे पता है। मैंने बोला कि फर्मी लेवल के संगत एनर्जी को फर्मी एनर्जी कहते हैं, इसे EF से दर्शाते हैं, नंबर पूरे दिलवा के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि एक छोटी सी परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूँ फर्मी एनर्जी की, हेटिंग डलवा के, क्योंकि भैया फर्मी एनर्जी की भैया डलवा के हेटिंग, और फर्मी लेवल का एक फॉर्मूला आगा, मैं अभी बताऊँगा आपको क्या फॉर्मूला होता। ओके सर, ओके, इसको फर्मी एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। चलिए मैं पहले फर्मी एनर्जी लिखवाऊँ, फर्मी एनर्जी, ठीक है, ओके सर, फर्मी एनर्जी, लाइन पे ध्यान देना बेटा, फर्मी एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पदार्थ की, यानी कि पदार्थ में परम शून्य तापमान, पदार्थ में परम शून्य तापमान पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा नहीं, अरे यार सिंपल सी बात है, मैंने एक पॉइंट पे ध्यान देना जो मैंने बोला था, फर्मी लेवल वह एनर्जी लेवल, वह हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, जहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, मतलब फर्मी एनर्जी क्या होगी, यानी कि पदार्थ में परम शून्य तापमान पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम, हाईएस्ट अधिकतम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं। यानी कि पदार्थ में, ओके सर, ओके, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पदार्थ में होंगे, पदार्थ में, ठीक है भैया, परम शून्य तापमान, परम आनंद है भाई, परमानंद, परम शून्य तापमान, ओके सर, परम शून्य तापमान बेटा कितना होता, 0 केल्विन बोलो या बोलोगे -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम हेल्ड एनर्जी को, अधिकतम, चलो मैं खाली एनर्जी लिख रहा हूँ, अधिकतम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं। क्या क्या ये डेफिनेशन याद ना होगी, कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बेटे याद करना ठीक से, पेपर में पूछा जाता है। पदार्थ में परम शून्य तापमान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम एनर्जी को या फर्मियोन की अधिकतम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी कहते हैं, इसे EF से दर्शाते हैं। ओह माय गॉड, समझ में आ गया आपके, मैंने क्या बोला कि जो फर्मी लेवल होता है, लाइन पे ध्यान देना, फर्मी लेवल जो होता है वो
एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 100% है, और जो मेरे पास फर्मी लेवल है वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है, 50% है। समझ गए? नहीं समझ में आया? अरे समझ गए। अब इस चीज़ को हम आगे प्रूफ करेंगे, इस चीज़ को आगे क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे ताप के साथ फर्मी लेवल में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। अभी फिलहाल मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बता दिया हल्का सा, इसको ये बता दिया। नीचे बैलेंस बैंड किसे कहते हैं हम, जहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों से भरे बैंड को बैलेंस बैंड कहते हैं, और कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों से रिक्त बैंड को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और बीच में हमारा क्या था, एफ आता, एनर्जी यानी कि ये आता मेरे पास फर्मी लेवल होता है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल होंगे खाली होंगे, और इसके नीचे जितने भी एनर्जी लेवल होंगे वो सब इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होंगे। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी समझना, हो गया काम हमारा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, चलो बाद में करता हूँ। अभी एक पॉइंट और तो बताता हूँ थोड़ा सा मैं। फर्मी डेरोक गैस भी होती है, कभी सोचो कि यार मुझे बताया नहीं। फर्मी डेरोक गैस जो होती है ना, फर्मी डेरोक गैस जो फर्मी ऑन होते हैं, फर्मी ऑन, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंटरैक्टिंग फर्मियोन का समूह होता है। फर्मियोन वह कण होते हैं जिनका स्पिन कितना होता है, हाफ होता है, जो फर्मी डिरोक स्टैटिस्टिक्स और पाउली एक्सक्लूजन लॉ का पालन करते हैं। आप लिख सकते हो इस चीज़ के बारे में भी, पर हमें लिखने की ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत ही ना पड़ेगी। चलिए मैं इसको ज़रा इरेज करवा देता हूँ। ठीक है भैया, ठीक यार, ये एनर्जी लेवल और फर्मी एनर्जी आपको समझ में नहीं आई, बताओ ज़रा मुझे, आ गई होगी। इसमें ज़रा एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ मैं। जो फर्मी एनर्जी होती है ना, फर्मी एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के वेग को, यानी कि चालन में इलेक्ट्रॉनों के वेग को निर्धारित करती है। ये लाइन भी लिख लियो क्योंकि काम में आ गई। जो मेरे पास फर्मी एनर्जी है ना, फर्मी एनर्जी, ठीक है भैया, फर्मी एनर्जी, ठीक है, चालन में इलेक्ट्रॉन, ओके सर, चालन में इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या करती है बेटे, निर्धारित करती है। ओके, और एक पॉइंट और लिख लियो, यानी कि फर्मी एनर्जी को फर्मी लेवल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, फर्मी एनर्जी को फर्मी लेवल द्वारा मापा जाता है। फर्मी एनर्जी को, ओके सर, फर्मी एनर्जी को फर्मी लेवल द्वारा क्या होता है, मापा जाता है। ये थोड़ी सी थ्योरी हो गई है। ठीक है, फर्मी एनर्जी को फर्मी लेवल द्वारा मापा जाता है ना। ओके सर, ओके। तो यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और प्रूफ करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ फर्मी फंक्शन। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए हटाते हैं। अब आता है मेन पॉइंट अपना। ये तो हल्का सा पॉइंट हो गया, हर एक क्लास में फर्मी एनर्जी दे रखी होती है, पर घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ये बात है, अब समझ बात आई। अब जरा आगे देखते हैं इस पॉइंट को, करें फिर, कर दो। यानी कि डेरिवेशन, ओके सर, डेरिवेशन ऑफ फर्मी फंक्शन, ओके, एफ के लिए फर्मी फंक्शन। चलिए छोटा सा पॉइंट आराम से कर लेंगे। अब फर्मी फंक्शन के लिए डेरिवेशन हम कौन सा प्रूव करने वाले हैं, वो भी बड़ा मेहनत का काम है। चलिए निकाल के देखते हैं एक बार, क्या फॉर्मूला नहीं आता। ओके सर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से लाइन पे। सबसे पहले ना आपने पढ़ा होगा फर्मी, ओके सर, ओके, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ओके, के अनुसार, ठीक है सर, के अनुसार, ओके, के अनुसार सर क्या चीज़ है, के अनुसार आई बी कोष्टिका, जैसे बोलते हैं आई बी फेस सेल में, ठीक है, आई बी फेस सेल की संख्या, यानी आई बी, ठीक है, फेस सेल में कणों की संख्या, ओके, कणों की संख्या। ओके बेटा, फॉर्मूला होता है NI = GI अपॉन के एक्सपोनेंशियल, ठीक है, E फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसके ऊपर अल्फ़ा प्लस के बीटा, और मेरे पास E, ये कैपिटल ये बनाया मैंने, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास I
और प्लस के कितना हो गया मेरे पास 1 हो गया, ठीक है। लो साहब Ni इक्वल टू Gi। अब बात यहाँ करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। वेयर जहाँ आप लिख सकते हो, जहाँ आप लिख सकते हो, इतना हो गया। जहाँ देखो लाइन पे फोकस करना है, जहाँ मेरे पास जो अल्फ़ा है ना इसकी वैल्यू होगी माइनस के म्यू अपॉन के KT, ठीक है। तथा जो बीटा की वैल्यू होगी हमारी, जो ये बीटा की वैल्यू है वो है 1 अपॉन KT, 1 अपॉन KT। आगे आने पर ये रखेंगे हम, ध्यान देना, ठीक है सर, ठीक है, मान गए सर आपको। अब जहाँ म्यू क्या चीज़ है, ये इस म्यू के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। इसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल यानी कि म्यू क्या चीज़ है बेटा, ये म्यू जो होता है वो है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। ओके सर, ओके, पोटेंशियल। और जो मेरे पास बीटा है यानी कि जो मेरे पास के है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान नियतांक, यानी कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, TANT। और जो मेरे पास T है ना, ये परम शून्य ताप हो भी सकता है, नहीं भी, पर इसको मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है अभी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिखने रहेगा आप लोगों को, हल्का दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मुझे मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला लेते हैं। तो T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। और क्या बचा मेरे पास, म्यू के T आ गया। और EI जो है ना, EI ये भैया है मेरे पास एनर्जी, यानी कि IB शेल की एनर्जी, IB शेल की क्या बेटा एनर्जी है ये, ओके, IB शेल की एनर्जी है भाई। और E एक्सपोनेंशियल होता है, ये पता ही है आपको, है ना। चलिए आगे देखता हूँ मैं, अब क्या करना है। और हाँ, GI रह गया है, इसको भी बोल दो भैया, GI को भी कुछ नाम दे दो। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स बेट, स्टैटिस्टिक्स बेट, WEIGHT। या आप बोल सकते हो इसको, या आप बोल सकते हो चक्रण अपभ्रष्टता गुणांक, या बोल सकते हो टोटल सेल की संख्या। अरे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, छोड़ो इसको यार, आगे देखते हैं। समझ गए इतना पॉइंट। तो ये लगा दी मैंने FT यानी कि FD स्टैटिस्टिक्स, यानी कि फर्मी डिरॉक स्टैटिस्टिक्स लगा दी मैंने यहाँ पे। क्लियर, समझ में आया, हर एक पॉइंट मैंने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया आपका। चलिए अब मेरे पास पता होना चाहिए आपको संवेग P तथा यानी कि संवेग परास P तथा P प्लस DP में फेस सेल की संख्या निकाल लेते हैं, यानी अरे हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट पॉइंट ना होता, आराम से करो, बड़ा सा टॉपिक है थोड़ा सा। संवेग परास पर आराम से क्लियर हो जाता है ये। संवेग परास P तथा P प्लस DP में फेस सेल की संख्या, लाइन पे ध्यान देना, आप खाली सेल भी लिख सकते हो, फेस सेल की संख्या। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए निकाल लेता हूँ मैं, निकाल दूँ। अरे सर आप तो निकाल दोगे, आप तो गैंगस्टर लग रहे हो हैं भैया। अरे यार DP, चलिए निकाल के देखते हैं। लाइन पे ध्यान देना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, वॉल्यूम VOLUME, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, ओके, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ फेस सेल, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल, ओके, वॉल्यूम ऑफ फेस सेल। प्यार से आराम से पढ़ो, आराम से देखो, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ फेस सेल, ओके। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस में कैसा निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस मुझे कैसे निकालना है। अरे निकालने का एक तरीका होता है कुछ इस टाइप से, समाकलन, ठीक है, यानी कि आयतनीय समय का समाकलन dx dy एंड dz, ओके। फिर आयतनीय समाकलन dpx dpy dpz, और अपोन में वॉल्यूम ऑफ फेस सेल। भैया ये कितना होता है मेरे पास, ये होता है HQ। कितना होता है बेटे, HQ होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कितना होता है, HQ होता है। और एक चीज़ मेरे पास और रह गई है, अभी मुझे आगे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा GI से, क्योंकि GI से भी मल्टीप्लाई करनी यहाँ पे ज़रूरी होगा। बिना GI के मल्टीप्लाई आप नहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो संवेग परास P तथा P प्लस DP में फेस सेल की संख्या हमारी कितनी आ गई, इतनी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, किससे, GI से। मुझे यहाँ पे GI से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, GI से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आपको सोल्व हो पाएगा ये। ओके ओके ओके। अब क्या है, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये मेरे पास क्या है, V है,
ठीक है। और जो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। और पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ें कवर करी हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या करा है, ये चीज़ें क्या करी हैं बेटे, कवर करी हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, पिछले लेक्चर में ये चीज़ें हमने कवर करी हैं, यानी कि भी आ गया। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन, ये खाली इतनी आती है बस, है ना। अब कैसा आती है, मैंने बताया था आपको कि भाई मेरे पास ये है और मेरे पास एक चीज़ ये है, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है p प्लस डी पी मान लो, और बाकी ये कितना है तुम्हारे पास p मान लो। जब इसमें आयतन लगाओगे बाहर वाले में का निकाल लो 4/3, ठीक है, पाई p प्लस डी पी का होल क्यूब, ऐसी माइनस के 4/3, ठीक है। और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये पाई p का क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, आप खोल लो इसको, p का स्क्वायर प्लस डी पी का p का क्यूब प्लस डी पी का क्यूब प्लस 3p डी पी, फिर मेरे पास p प्लस डी पी, और भैया यहाँ मेरे पास p का क्यू रह जाएगा, p के क्यू से p क्यू कैंसिल हो जाएगा, डी पी क्यू जो है बहुत छोटा होता है, हटा देंगे। ऐसे तुम्हारे पास इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, लो साहब मैंने कर दी 3p स्क्वायर डी पी प्लस के फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 3p डी पी स्क्वायर। अब भैया ये भी कैसे हो गया, बहुत छोटा हो गया, छोड़ दो इसको भी। और यहाँ पे कितना है मेरे पास 4/3 पाई है, अब 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डी पी, ठीक है। इस तरह से ही आ जाता, आप कर सकते हो इसको सोल्व आराम से, लेकिन हमें इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमें देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है तो भैया जीआई से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो जीआई से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे पास जो जी आई है ना, उसको पहले लिख लिया मैंने ऐसे करके, और इसको लिख लिया मैंने 4 पाई भी पी स्क्वायर, मेरे पास आ गया डी पी अपॉन कितना गया बेटा एच क्यू, और ये किसके बराबर चल रहा है मेरे पास जी पी और इंटू डी पी, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इक्वेशन की। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है पता है, इसके बाद में एक सिंपल सा पॉइंट है, इस P का और DP का मान निकाल लेते हैं, काय के पदों में, यानी कि एनर्जी के पदों में, ठीक है। चलिए निकालूं फिर। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने पढ़ा p स्क्वायर बराबर 2me। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा है आपने, 2me, p स्क्वायर बराबर 2me होता है, ये संवेग का फॉर्मूला होता है। p जहाँ संवेग होता है स्क्वायर डालोगे रूट आ जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर आ गया 2me, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 2me, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना है ना। चलिए मैं इसका इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई, चलो इसका मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो यार डेरिवेशन थोड़े थोड़े ना बड़े बड़े से होते हैं, इसलिए इसको जो है ना हमें सही करके पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया था ना कंप्लीटली राइट, ओके ओके। अब क्या करना है मुझे, अब जो मेरे पास ये है ना p स्क्वायर और p जो है मेरे पास, ये मैं ऐसे रहना दूंगा, इससे बोलना नहीं है मुझे। अब इसका करना है मुझे e के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, यानी कि dp अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास d, हो गया इक्वल टू। देखो जब मैं करूँगा रूट का तो 2me का कर लो 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा, और 2me में ऐसे लिख लूँगा, 2me में ऐसे लिख के, और भैया घटा दूंगा 1/2 माइनस के बर मैंने घटा दिया है। फिर अगेन इसका करेंगे, अंदर वाले का तो खाली 2m आ जाएगा, क्योंकि de से de हमारा कट जाएगा, है ना। तो अब 2 से 2 मेरे पास क्या हो गया, कट गया है। बात देखो, अब जो ये है ना मेरे पास देखो 1/2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1/2 बचेगा। तो कुछ इस तरह से ये हमें मिल जाएगा m बटा, और ये आ जाएगा 2me, और माइनस के 1/2 ऊपर था तो नीचे आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बन जाएगा हमारा। ओके डन, वेरी गुड। अरे यार ये भी कोई बात है तुम लोगों की, है ये भी कोई बात है छोटी सी। अब क्या करना है मुझे, अभी क्या करना है कि देखो ये जो m की पावर 1/2 है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये m माइनस के, यानी कि ये 1 में से घटेगा 1/2, ठीक है। तो मेरे पास रह जाएगा नीचे 2me की पावर 1/2, क्योंकि m चला गया ऊपर तो मेरे पास खाली बचेगा 2e। ओके समझ में आया, यानी कि m की पावर 1/2 को मैं ऊपर ले गया हूँ, और 1 में से मैंने 1/2 घटा दिया, तो जब घटाओगे तो कितना बचेगा, खाली m की पावर बचेगा मेरे पास कितना 1/2, ठीक है। और नीचे भी रह जाएगा मेरे पास 2e की पावर 1/2। कुल मिला के बात यह है कि बस यही है, ये आ जाएगा हमारा कि पावर 1/2, और ये आ गया मेरे पास dp, भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में, ये इस तरह का पहुँच गया, है ना। अब बेटा dp का मान तो हमारा ये आया है, dp का मान तो हमारा
ये आया है, ठीक है, और P का मान हमारा ये आया है, P का मान हमारा यानी कि P² का मान हमारा ये आया है, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर कौन सी बना लें इसको हम 1। अब भैया P² का मान यहाँ लगाओ और DP का मान यहाँ लगाओ, यानी कि इसको नहीं, इसको बनाओ इक्वेशन, गलत हो गई, इसको बनाओ इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, P² की जगह P² का मान लगाओ, DP की जगह DP का मान लगा दो, लगा दें। चलिए E तथा यानी कि E प्लस DE, ठीक है, E तथा E प्लस DE परास में, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। फेस सेल की संख्या, ध्यान देना बेटे, मैं सिर्फ फेस सेल की संख्या निकाल रहा हूँ, फेस सेल की संख्या कितनी हो जाएगी सर आप बता दो, हमें नहीं पता कितनी हो जाएगी। देखिए जहाँ PP है ना, इसको हटा देता हूँ मैं, जहाँ PP है वहाँ आ जाएगा मेरे पास GE और फिर DE इक्वल टू GI, ऐसी रहेगा अमर का मान। GI की जगह ना मैं यहाँ पे S लूँगा, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, GS आ जाएगा, ठीक है, I हट के GS आ जाएगा। अब 4 पाई मैं ऐसे लिखूँगा, V को मैं ऐसे लिखूँगा, P² की जगह मेरे पास 2ME आएगा, ठीक है, और अपोन में मेरे पास कितना आएगा, HQ आ जाएगा। DP की वैल्यू मैं अलग से रखूँगा, कितनी आई है, M/2E की पावर 1/2 और DE, इतनी वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है। अरे भैया सर इतनी वैल्यू आ गई है, ऐसी वैल्यू आ जाती है भैया, ऐसी हल्के हल्के वैल्यू आ जाती है। अब क्या करना है मुझे, अच्छा यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने, हटा दें फिर इसको, हटा दो। चलिए सर अब ये हमारे पास कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब भैया हम क्या करने वाले हैं, हमें जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले GS 2πV/HQ को साले को बाहर पकड़ के खींच लो इसको, ठीक है, आराम से करो, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, ठीक है, आराम से करो, हल्का हल्का करो, मज़ा आएगा करने में। तो GS लिख लो ऐसी, पूरा दिमाग मेरा यहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही है, इतनी खतरनाक होता है। 4 पाई की जगह ना 2 पाई करके 2πV लिख लो, 2πV लिख लिया मैंने, अपोन में HQ बाहर निकाल लो, ठीक है। अब खेल अब होता है, तो 2 मैंने बाहर निकाला तो 2 दूनी 4 मेरे पास अंदर रह जाएगा, ये मेरे पास कितना रह गया बेटे 4, ठीक है, 4 रह गया, 4ME, ठीक है, 4ME, ठीक है। इसको चलो मैं ऐसे कर दे दिया हूँ, उसको भी मैं ब्रैकेट में कर दे दिया हूँ, ठीक है। और भैया हमारा ऐसे रहने दो अभी, M/2E की पावर 1/2 और DE, ठीक है। अब देखो मैं कैसे करूँगा भैया, अब बात यहाँ ये आती है, ध्यान से देखना लाइन पे। तो पहले मैं इसको क्या लिखूँगा, M को लिख लिया मैंने 1/2 और 2 को भी मैंने 1/2 लिख लिया और E को भी मैंने 1/2 लिख लिया मैंने दोनों को, ठीक है। अब देखो जब मैं E को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हैगा मेरे पास 1, इस 1 में से यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस के 1/2, तो जब 1 में से 1/2 घटाओगे तो E की पावर 1/2 बच जाएगी हमारी, ऑलराइट। चलिए साहब E का काम तमाम हो गया, E की पावर 1/2 रहेगी। अब M कितना है मेरे पास, 1/2 हैगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है भाई, 1/2 हैगा, और इधर मेरे पास 1 M है, तो 1 प्लस 1/2 ये जो है 3/2, ऐसे तुम्हारे पास कितना है 4 हैगा, 4 को मैं लिख लूँगा 2 की घात 2, और भैया नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1/2, ऊपर लेके जाऊँगा पहुँचेगा माइनस में, 2 दूनी 4 में से घटाया 3/2, तो ये भी 3/2 हो गया, M भी। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, GS 2πV अपोन में मेरे पास कितना का बेटे HQ, और यहाँ आ जाएगा ये 2M की पावर 3/2, ठीक है, और E की पावर 1/2, ठीक है, और मेरे पास इस E की पावर 1/2, और मेरे पास रह जाएगा तुम्हारे पास कितना DE, किसके बराबर आ गया ये GE और DE के बराबर आ गया, ठीक है। इसको मैनेज कर दूँ, समझ में आया कुछ, अरे M की पावर 1/2 और 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, ऐसी E की पावर 1/2, ये जो मेरे पास E देख रहे हो 1/2 ऊपर लेके जाओगे तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो बच जाएगा तुम्हारे पास 1/2, 2 की पावर 1/2 ऊपर लेके जाओ तो 2 4 को तुम 2 स्क्वायर को मैं कर लो, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 में से 1/2 घटाओ तो फिर 3/2 बचेगा हमारा, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ ये, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम बचा नहीं है। ये आ गया हमारा इतना, ये क्या चीज़ आई है, ये आई है फेस सेल की संख्या, है ना, यानी कि E तथा E प्लस DE परास में फेस सेल की संख्या आ गई। अब देखो ऊर्जा परास, लाइन पे ध्यान देना, ऊर्जा परास कितना है मेरे पास, E तथा E प्लस DE परास में, यानी कि DE में, ठीक है। कणों की संख्या निकाल दे बेटे, कणों की
संख्या। बात यहाँ ये आती है, मेनली पॉइंट ये आता है कणों की संख्या। भैया अब आइए देखो, कर्रा करके ध्यान देना लाइन पे। ये है मेरे पास जो सबसे पहला एन ई और भैया डी ई, ठीक है, लाइन पे फोकस करें ठीक से। फिर मेरे पास जी ई और मेरे पास डी ई। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, क्योंकि पहले इक्वेशन हमारी हो चुकी है ना, इसको सेकंड बना लो। जी ई इंटू डी अपोन में मेरे पास आता है बेटा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। बीटा का मान मैं रख दे रहा हूँ यहीं पर, चलिए बीटा का मान बाद में रख देंगे, ई, ठीक है, आई, और ये रह गया मेरे पास प्लस के 1, इतनी हो जाती है, ठीक है। कणों की संख्या मेरे पास इतनी हो गई। ई प्लस ई तथा ई प्लस डी ई में कणों की संख्या, यानी कि ऊर्जा परास ई तथा ई प्लस डी ई में कणों की संख्या। पहले फेस सेलों की संख्या निकाली, फिर कणों की संख्या मैंने निकाल दी। अब यहाँ पे ना बीटा का मान लगा दो, अल्फा और बीटा का मान लगेगा बेटा यहाँ पे। अब तुम सोच रहे हो कैसे लगाना पड़ेगा, चलिए मैं पहले लगाता हूँ। एन ई और फिर मेरे पास डी ई इक्वल टू जी ई, फिर मेरे पास डी ई अपोन में ई, अल्फा का मान बाद में लगा देंगे, पहले बीटा का मान लगा दो। बीटा का मान कितना होता है मेरे लाल, जल्दी बताओ बेटा, बीटा का मान कितना होता है? ऊपर लगाया 1/kT, तो ये खाली मेरे पास ई मान के मेरे पास आ जाएगा ये E/kT, E/kT मान लिया मैंने खाली इसको, ठीक है। आई हटा दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, +K1 आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया था ना। अब अल्फ़ा को EF में चेंज किया जा सकता है, ओके, ये लाइन पे ध्यान देना। यानी कि अल्फ़ा को EF के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा को EF के रूप में, EF मतलब फ्री एनर्जी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ओके। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फास्टली, ओके सर, ले लिया होगा, बस हो ही चुका है, थोड़ा सा और रह गया, 1.5 घंटे, आधा 1 घंटे से आधा घंटे से ऊपर का टॉपिक होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे इतना कह सकता। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो माइनस के जहाँ म्यू था वहाँ पे आपको EF रख देना है, और मेरे पास आ जाएगा नीचे KT, ठीक है। अब भैया इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए लिखते हैं फिर। अब एन ई इंटू डी ई इक्वल टू, ये अल्फ़ा की वैल्यू लगाते हैं हम। ये मेरे पास कितना है, जी ई इंटू डी ई अपोन में मेरे पास कितना हो जाएगा, चलिए एक्सपोनेंशियल ई आ गया मेरे पास, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, EF/KT, तो ये आ जाएगा मेरे पास -EF/KT, फिर मेरे पास प्लस का है E/KT, ठीक है बेटा, E/KT, और प्लस के मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया आपका GE और DE अपोन में मेरे पास आ गया E, और भैया मैं पहला देखो प्लस वाला लिख लो, बाद में माइनस वाला, तो इस E में से घटा दो, यानी कि इस E को आप ऐसा करके लिख लो E, और ये भी ऐसा करके लिख लो EF, और यहाँ भी इसको भी आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समय बनता आ रहा है ये वैसे बना दो, इसको भी आप E ऐसे लिख लो, ओके, बाद में बना देंगे, कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मेरे पास E ऐसे रह जाएगा, माइनस क्या जाएगा मेरे पास कितना, EF, ठीक है। तो पहले मैंने क्या करा देखो, क्योंकि एलसीएम तो मेरे पास है, मैं KT में बाहर निकाल लूँगा, और फिर ये प्लस वाला लिख लूँगा, E माइनस के EF अपोन कितना जाएगा मेरे पास, KT आ जाएगा, ठीक है। अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया बेटे KT आ गया, ठीक है, ओके। E माइनस EF अपोन KT, और भैया प्लस का 1 मेरे पास ऐसे रह गया, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, किसके बराबर आ गया ये, NE और DE के बराबर, है ना। अब क्या करना, जो ये गुणा वाला तुम देख रहे हो ना, ये इधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाग में लिखा इसको, NE इंटू DE अपोन में GE इंटू DE बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/, ठीक है, E, फिर E माइनस के EF अपोन में कितना जाएगा मेरे पास, KT, और प्लस के 1, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब DE से DE क्या होगा मेरे पास, कट गया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, NE अपोन में GE बराबर में रह गया 1/E, और E माइनस के EF अपोन में KT, और भैया प्लस के 1, ठीक है। ये अलग से प्लस के 1 होता है, प्लस के 1, ये रह गया हमारा इतना। चलिए
के टी अपॉन के प्लस के बन रह गया ना। और इसी को बोलते हैं हम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी कि फर्मी फंक्शन कहा जाता है इसी को, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्मी फंक्शन कहते हैं। चलिए एक मिनट को जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? कर दूं इसको इरेज? कर दे रहे हैं सर, इसको इरेज लो साफ कर दिया मैंने, इसको इरेज, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत भी नहीं है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब भाई सबको पकड़ लो और लिख दो इसकी जगह, यानी कि इसकी जगह लगा दो, इसकी जगह लगा दो भैया फंक्शन एफ लगा दो और ई, ठीक है, बराबर मेरे पास कितना हो गया? 1 अपॉन, ओके सर, 1 अपॉन, ये लाइन पे ध्यान देना, 1 अपॉन, ठीक है, और ई की पावर ई माइनस के ई एफ अपोन में कितना होगा बेटे मेरे पास? के टी और प्लस के 1। ये हमारा मेन फॉर्मूला प्रूफ हो गया किसका? एनर्जी, यानी कि फंक्शन, कौन सा? फर्मी फंक्शन का, इसको बोलते हैं हम फर्मी लेवल का। और यही मेरे पास क्या? फर्मी लेवल है। ओके, इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो गया, यानी कि एफ ई को हम क्या बोलते हैं बेटे? एफ ई को फर्मी फंक्शन कहते हैं, फर्मी फंक्शन कहते हैं। ओके, फर्मी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके ओके, तो मैंने इसकी जगह जो है ना, इसकी जगह इस एन ई अपॉन जी ई की जगह मैंने कितना लगा दिया? एफ ई लगा दिया। ये लाइन पे ध्यान देना, आप चाहो तो लिख सकते हो कि एन, यानी कि जो फर्मी फंक्शन होता है उसको बराबर होता है एन ई अपॉन जी ई के। तो एन ई अपॉन जी ई के बराबर मैंने क्या लगा दिया? एफ ई लगा दिया, ठीक है। बाकी सब हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा, लिखा जा सकता है। तो भैया ये जो मेरे पास है एफ बड़ा लिख लो, ई बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब अरे सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ई और ई माइनस के ई एफ, ठीक है, अपोन में कितना है मेरे पास? के टी और प्लस से कितना होगा मेरे पास? 1 हो जाएगा, है ना। ओके, ये आ गया मेरे पास फर्मी फंक्शन। अब ये क्या बताता है? यानी कि जो एफ ई होता है ना मेरे दोस्तों, जो ये एफ ई होता है वो बताता है क्या? एफ ई जो होता है वो किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। एफ ई किसी एनर्जी लेवल में, ठीक है, किसी एनर्जी लेवल में, ओके सर, किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, यानी कि फर्मियोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। प्रायिकता को क्या करता है? ये व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि एफ ई जो होता है किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को क्या करता है बेटा? ये व्यक्त करता है। इस पर लाइन पे ध्यान देना, व्यक्त करता है। ओके ठीक है। अब इसका एक मान और भी आता है, आप चाहते तो निकाल सकते हो। जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, यानी कि जो ये आया है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे जी ई डी ई का मान रख दो, फिर तुलना कर दो, ठीक है। तुलना करने के बाद भी हमारा लोड फिर के यही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यार एन ई और जी ई को हम क्या बोलते हैं? फर्मी फंक्शन कहते हैं, यानी कि तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। तो एफ ई किसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ओके ओके ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, कर देता हूँ सर। अब मेन पॉइंट आता है बेटा, अब देखना ज़रा ध्यान से, जो चीज़ मैं अब बताने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है, जो चीज़ मैं अब बताने वाला हूँ तुम्हें उसको समझना है ठीक से। अच्छा सर, उसको समझना है ठीक से? हाँ भैया, उसको समझना है ठीक से। चलो साहब देखते हैं, देखो ज़रा, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो, डाल सकते हो हेडिंग यहाँ पे, ताप के साथ एफ ई का परिवर्तन, ठीक है, यानी कि ताप के साथ, ताप के साथ, ठीक है, एफ ई, ओके ओके ओके, एफ ई में परिवर्तन, ठीक है, एफ ई में परिवर्तन। देखो ज़रा कितना परिवर्तन होता है, मैंने बड़ा ये बना लिया, एफ ई में परिवर्तन। ओके, ताप के साथ एफ ई में परिवर्तन, ठीक है। चलिए मैं देखो बना रहा हूँ बेटा, मैं बना रहा हूँ भैया, बना दो। देखो ये मेरे पास E1 है, पहला एनर्जी लेवल हो गया, ये मेरे पास E2 है, दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, और तीसरा पॉइंट मैं ले लूँगा बेटा यहाँ पर, ये ले लूँगा EF, यानी कि एनर्जी ले लेता हूँ मैं। ये इसको बोल दिया मैंने कितना, चलो मैंने एफ ही बोल दिया, फर्मी लेवल, ठीक है। अब देखो एनर्जी जो होगी ऊपर की ओर बढ़ेगी, फोकस करना लाइन पर, एनर्जी क्या होगी? ऊपर की ओर बढ़ेगी। तो मतलब मैं पहली कंडीशन लूँगा, यानी कि जब T1, जब मेरे पास टेम्परेचर कितना होगा? 0 केल्विन पर। टेम्परेचर ध्यान देना 0 केल्विन है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो पहली कंडीशन मैं लेता हूँ, E1 जब ज़्यादा होगा किससे? इसे EF से ज़्यादा होगा, यानी कि फर्मी एनर्जी से ज़्यादा होगा।
E1 ज़्यादा है किससे, EF से। अच्छा ठीक है भैया, मेरे पास फर्मी लेवल F ही आ जाता है। देखता हूँ मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1 है। ठीक है सर, 1 मेरे पास फॉर्मूला आ गया मेरे दोस्तों, क्या है, E की पावर, ध्यान देना बेटे, E1 ज़्यादा होगा किससे, EF से, और अपोन में कितना है, KT, K का मान कितना है, T का मान बेटा यहाँ पे 0 है, प्लस का 1 मेरे पास आ गया है। ओके सर, मेरे पास अब क्या देखने मिलेगा, ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, लाइन पे ध्यान देना, ये क्या आगा बेटे, पॉजिटिव। क्यों आगा पॉजिटिव, IB, प्लस IB लिख दो, चलो कोई दिक्कत ना, प्लस IB, ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि E1 ज़्यादा है EF से। जब E1 में से EF बढ़ाओगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा, और अपोन में कितना, K गुणा 0, कितना जाएगा मेरे पास, 0 प्लस का 1। अब 0 से जब किसी संख्या में भाग करोगे तो कितना आगा बेटे मेरे पास, इन्फिनिट आगा, प्लस के मेरे पास कितना आगा, 1 आगा। और भैया E इन्फिनिट का जो मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है, 1 जोड़ दो इसमें, तो कितना आगा मेरे पास, इन्फिनिटिव में 1 जोड़ोगे तो मेरे पास इन्फिनिटी भी होता है, भाग कर दो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यानी कि E1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता वो कितनी है, 0 है। ओके, समझ में आया। चलिए मैं सेकंड कंडीशन और लेता हूँ। सेकंड कंडीशन मेरे पास कौन सी है सर, सेकंड कंडीशन बड़ी स्पेशल होती है। मैं E2 पर आ गया, अब मेरे पास क्या भैया, देखो E2 का मान कम है, Fe का मान कैसा है, ज़्यादा है, यानी कि E2 का मान मेरे पास कम है और EF का मान मेरे पास कैसा है, ज़्यादा होगा। अच्छा सर, ज़्यादा होगा, पर ध्यान देना टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 0 केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान लगाता हूँ, अब मैं निकालता हूँ भैया Fe का वैल्यू, ठीक है, बराबर मेरे पास 1 अपॉन कितना आएगा मेरे लाल शमशेर सिंह बहादुर, जल्दी बताओ बेटे क्या आएगा। चलिए E और मेरे पास F का मान है, यानी कि E2 मेरे पास इस टाइम कम है किससे, EF ज़्यादा है, और अपोन में मेरे पास K गुणा 0 हो जाएगा, और मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस के। अब देखो जरा ठीक से, 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो जब आपने E2 में से EF, क्योंकि E2 कम है EF ज़्यादा है, तो कायम आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा निगेटिव, यानी कि आ जाएगा निगेटिव आ गया, और K गुणा 0 मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे, यहाँ पे 0 हो जाएगा टर्म, प्लस के मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, 0 से भाग करो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, वो भी माइनस के, प्लस के मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन E की पावर अनंत, प्लस के मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब E की पावर अनंत से भाग करोगे तो तुम्हें पता है कि इसका मान कितना होता है भैया, इन्फिनिटी होता है, प्लस के 1, और जब भाग करोगे तो 0 प्लस के 1, माय गॉड, यहाँ मैं आगे लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0 प्लस के 1, तो जब 0 प्लस में जोड़ोगे तो 1/1 बराबर 1, मतलब यहाँ पर जो परसेंटेज आ रही है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता पूरी 100% आ रही है। अब थर्ड नंबर पे मैं आता हूँ, लाइन पे ध्यान देना बेटा, थर्ड नंबर पे मैं पहुँच गया, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर में जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास T का मान 0 केल्विन से ज़्यादा है, T का मान 0 केल्विन से ज़्यादा, पर जो मेरे पास E होगा वो किसके बराबर होगा, वो EF के बराबर होगा। ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखते हैं फिर कितनी आती है। चलिए मैं Fe का मान फाइंड करना है मेरे को, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है सर, 1 अपॉन E, यहाँ पे मेरे पास E की जगह EF आ जाएगा, फिर माइनस EF आ जाएगा, KT आ जाएगा, प्लस के मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 अपॉन, यह आ जाएगा मेरे पास 0 अपॉन KT प्लस के 1, ठीक है। 0 में किसी संख्या से भाग करोगे 0 हो जाएगा, E की पावर 0, E की पावर 0 प्लस के 1, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 0.5 मतलब 50%, मतलब 0.5 मतलब 50%। ओके, समझ गए। ऐसे करके ये बताता है, यानी कि जो फर्मी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, समझ गए। अगर देखो E1 का जो मान है, अगर एनर्जी लेवल की एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी, और अगर एनर्जी लेवल की एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो होगी वो 100% होगी। और अगर दोनों बराबर हैं, फर्मी एनर्जी और एनर्जी लेवल की एनर्जी बराबर है, ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 50% होगी, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। कंप्लीट टॉपिक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।